कहानी की शुरुआत फर्नांडो नाम के एक जूडो टीचर से होती है जो अपनी स्टूडेंट को जूडो सिखा रहा था। और वो जूडो टीचर के साथ साथ एक आर्टिस्ट भी था जिससे वो हर पेंटिंग को अलग नजरिए से देख पाता था। एक रात वो सड़क के किनारे से चलते हुए सिगरेट पी रहा था, तभी अचानक एक कार तेजी से गुजरते हुए उस पर पानी उछल देती है जिससे उसकी सिगरेट बुझ जाती है। क्योंकि बारिश के कारण सड़क पर चारों ओर पानी से भरा था और वो नीपते हुए सिगरेट को पानी में फेंक देता है और वो देखता है कि सिगरेट पानी में बहते हुए जाती है और वो उसे फॉलो करती है और वो देखती है कि बहती हुई सिगरेट सड़क के किनारे में गटर में चले जाता है। जब वो सर उठाकर सामने देखता है तो वो देखती है कि सड़क के उस पर बैंक ऑफ रियो होती है। इसके बाद फर्नांडो गटर के पानी की स्रोत को फॉलो करते हुए एक ब्रिज तक पहुंच जाती है जिसके नीचे से नाले का सारे पानी बहता है। उसने नीचे नाले को देखा और फिर बैंक की ओर देखा। तभी फर्नांडो के दिमाग में अचानक एक आइडिया आती है। तभी वो उसने उसकी फ्रेंड मारियो को बैंक के सामने बुलाती है और दोनों ने सुनसान रात को फायदा उठाकर नाले के नीचे एक टेप को गिरा देती है और फिर दोनों ने ड्रेन की आउटसाइड से ड्रेन के अंदर घुस जाती है। इसके बाद दोनों ने टेप की फीते की तरफ पहुंच जाती है और ध्यान से देखने पर उसे समझ आती है कि ये जगह बैंक की मेन दरवाजे से कुछ मीटर दूर और उसे बस यहाँ से एक सुरंग खोदनी है जो सीधे बैंक की तिजोरी की दरवाजे तक जाता है। इसके बाद दोनों घर पर लौट आती है और अब वो उसकी फ्रेंड अर्जेंटो को भी इस प्लान में शामिल कर देता है। तीनों अब आगे की प्लान करता है, लेकिन बैंक तक सुरंग खोदने से पहले उन्हें नाले से बैंक की सही दूरी जाननी होगी, लेकिन वो ओपनली इसे माप नहीं सकते। इसके बाद थोड़ा सोचने के बाद फर्नांडो को एक आइडिया आती है। वो अर्जेंटो को साइकिल की टायर पे एक दाग लगाने को कहा जिससे वो उसकी दूरी माप सके और फिर वो उस साइकिल को गटर की ढक्कन से बैंक के सामने तक लेकर जाती है और पहिए की घूमने की संख्या गिनने लगे। इस तरह वो आसानी से गटर से बैंक की दूरी तक माप लेती है। अब फर्नांडो को छोटा सा कैलकुलेशन भी करना होता है, जैसे कि वो पहले मापा था चौड़ाई 18 मीटर है और गटर की ढक्कन से बैंक की दरवाजे तक दूरी 6.5 मीटर सुरंग की लंबाई होती है। तब फर्नांडो को एहसास हुआ कि उन्हें अब तिजोरी की सटीक स्थिति भी जाननी होगी। इसके बाद वो अपने और एक दोस्त सेबेस्टियन को टीम में शामिल कर देता है क्योंकि वो एक इंजीनियर होती है। अगले दिन फर्नांडो और सेबेस्टियन बैंक के अंदर जाती है और वहाँ पर नजर रखते हुए चुपचाप वहाँ की फोटो लेना शुरू कर देता है। जब फर्नांडो बैंक के अंदर की फोटोज खींच रहा होती है तभी वहाँ की सिक्योरिटी गार्ड उसे देख लेती है और अपने साथ उसे बैंक की बेसमेंट की ओर ले जाता है, जहाँ पर फर्नांडो देखता है कि लॉकर्स कहाँ पर है। वो बैंक की पूरी डिजाइन को अच्छे से देख लेता है और अब फर्नांडो को तलाशी ले जाती है, लेकिन उन्हें कुछ भी नहीं मिलता क्योंकि वो पहले ही मेमोरी कार्ड को निकाल लिया था। दरअसल ये फर्नांडो का एक प्लान था। वो जानबूझकर सिक्योरिटी के सामने इस तरह फोटो खींच रहा था ताकि सिक्योरिटी उसे पकड़ ले। घर लौटकर उसने खींची गई तस्वीरों और अपनी आइडिया से एक मैप बना लेती है और आइडिया से एक बैंक की ब्लूप्रिंट बना लेती है। हालांकि तिजोरी को मजबूत कंक्रीट की दीवारों से घिरा हुआ था, इसलिए अब वो एक नया प्लान बनाया। नक्शे को देखकर उन्होंने तिजोरी की बजाय बगल के सिक्योरिटी रूम तक खोदने का फैसला किया। अब वो अपनी टीम में और एक आदमी को शामिल कर लेता है जिसका नाम टोरी होती है, लेकिन अभी भी उसके सामने सबसे बड़ी चुनौती होती है कि बैंक के अंदर जाने के बाद ये लॉकर्स को खुलेंगे कैसे। अर्जेंटो कहती है कि तिजोरी को उखाड़ने में सिर्फ 2 मिनट लगती है, तो हम औजार से उसे उखाड़ देंगे क्योंकि बैंक के अंदर 400 लॉकर्स है और अगर ये औजार से लॉकर को खोलते हैं तो इन्हें 400 लॉकर्स को खोलने में 600 मिनट लगेंगे, जो लगभग 10 घंटे के बराबर होती है और इतने वक्त तक वो बैंक के अंदर नहीं रह सकते। इसीलिए मारियो तय करता है कि वो उसी बैंक की दूसरी ब्रांच में अपनी लॉकर खुलाएगा। अगले दिन वो दूसरी बैंक की ब्रांच में जाता है और वहाँ पर अपना लॉकर खुलता है और वो लॉकर की मैकेनिज्म को ध्यान से देखता है ताकि उसे पहचान सके और आसानी से तोड़ सके। इसके बाद लॉकर को आसानी से खोलने के लिए सेबेस्टियन ने एक मशीन बनाई। अब उन्हें तुरंत खोदने का काम शुरू कर देता है। ये जगह नमी होती है, इसलिए ये कंक्रीट भी सामान्य से काफी झुरझुरा था। इसके बाद वो पूरा खोदने के बाद उन्हें रोकना पड़ा क्योंकि बिना विशेष खुदाई मशीन के वो नक्शे के अनुसार बैंक की ओर खुदाई कर नहीं पाती है। तभी मारियो ने वाटर लेवल मापने की मशीन को खरीदने का आइडिया दिया, लेकिन फर्नांडो ने ये सुनकर तुरंत मना कर दिया। दरअसल उसके पास जो पैसे थे वो पहले ही खत्म हो चुके थे। ये सुनकर सेबेस्टियन ने ट्राइपॉड लिया और उसके ऊपर एक लेजर लाइट जोड़ा। जल्दी एक सरल और मुफ्त में एक वाटर लेवल तैयार हो गया। इसके चलते उसकी सुरंग खोदने की क्षमता काफी बढ़ गई और 3 दिन और 2 रातों की मेहनत के बाद उसकी सुरंग बैंक की दीवार से सिर्फ 8 मीटर दूर था। फिर मारियो अचानक एक और समस्या के बारे में कहता है। उन्हें तिजोरी खोलने के लिए मशीन को तैयार कर दिया था, लेकिन वो लॉकर की रूम की दरवाजे को कैसे खोलेंगे। मारियो की बात सुनकर तभी फर्नांडो परेशान हो जाती है और चिंता करने लगता है। इसके बाद वो अपनी गर्लफ्रेंड के पास जाता है। जब दोनों ने छत पर लेटकर बातें कर रहे थे तभी उसके दिमाग में अचानक एक आइडिया आया। तभी वो अपने सभी साथियों के पास जाता है और उन्हें बताते हैं कि मेरे पास एक नया प्लान है। हम दिन में सबके सामने बैंक के अंदर रॉबरी करेंगे और जब हम सारे पैसा निकाल लेंगे तब वहाँ पुलिस खड़े होंगे और उन्हें लगेगा कि हम सामने से बाहर आएंगे, क्योंकि किसी को भी इस
सुरंग के बारे में कुछ नहीं पता, पर हम सब के सब सुरंग की मदद से निकल जाएंगे। मारियो को और बाकी सभी को उसका आइडिया बहुत ही अच्छा लगता है, क्योंकि दिन में ना तो मोशन सेंसर की खतरा है, बल्कि साथ ही बैंक की सिक्योरिटी रात के मुकाबले बहुत ही कम होती है। इसके बाद ये अपनी प्लान के मुताबिक अपनी उंगलियों में ग्लू लगा लेती है, ताकि उंगलियों की निशान कहीं पर भी ना रहे, और ये सब के सब बैंक रॉबरी करने के लिए निकलती है, और उनका साथी टोरे नीचे सुरंग के काम पूरा करने के लिए जाता है, और वो लोग बैंक के अंदर पहुंचकर सभी को हॉस्टेज बना लेती है। तभी सीसीटीवी कैमरा में एक सिक्योरिटी गार्ड ये सब देखकर पुलिस को कॉल कर देती है। जैसे उन्हें पता चला कि वो पुलिस को फोन कर दिया है, तभी उन्होंने उससे फोन और उसकी बंदूक मांगी। मैगजीन निकलकर उन्होंने उसकी बंदूक वापस कर दिया। तभी जल्दी पुलिस बैंक के बाहर पहुंच जाती है, पर लुटेरे बिल्कुल नहीं घबराते। उन्होंने बैंक के पिछले दरवाजे को भी लॉक कर दिया, मेन दरवाजे को खोलकर सिक्योरिटी को बाहर कर दिया, क्योंकि वो इनके लिए खतरा बन सकती है। इसके बाद इतिहास की सबसे शानदार बैंक डकैती शुरू हो गई। दूसरी तरफ फर्नांडो एक रूम में जाता है और एक अलमीरा को हटाती है। तभी उस अलमीरा की दीवार के अंदर से सेबेस्टियन सुरंग पूरी करते हुए बैंक के अंदर आ जाती है। इसके बाद वो बैंक के लॉकर्स वाले रूम में जाता है और सेबेस्टियन की बनाई मशीन की मदद से लॉकर को तोड़ देती है। तभी फर्नांडो के लॉकर के अंदर बहुत सारा पैसा मिलती है, और वहाँ अभी भी सैकड़ों और भी लॉकर्स बाकी थी। इस तरफ मारियो के पास रखी सिक्योरिटी की फोन में एक कॉल आता है। फोन के दूसरी तरफ मिगुएल नाम का एक ऑफिसर के साथ बातचीत होती है। उसने अपनी नेगोशिएशन स्किल की इस्तेमाल करके उसके साथ बातें करने की कोशिश करती है, लेकिन उससे पहले कि वो कुछ कह पाता, मारियो उसे बीच में ही टोक देती है। दरअसल वो लोग पहले से मिगुएल के बारे में जानते हैं और उसके बारे में बहुत सारी जानकारी भी इकट्ठे कर रही होती है, और उसके बारे में सारा इन्फॉर्मेशन निकाला, क्योंकि जब वो नेगोशिएशन के लिए फोन करे तब उसे अच्छे से हैंडल कर सके। इसीलिए वो आईने के सामने बहुत रिहर्सल करते हैं, ताकि वो मिगुएल को अपने बातों में उलझा कर वो ज्यादा से ज्यादा अपने साथियों के लिए टाइम निकल सके, ताकि वो सभी तिजोरी खोल सके। पुलिस अभी भी बैंक के बाहर बिना कोई कदम उठाए बाहर की तरफ इंतजार कर रही थी। उन्हें लगता था कि ये लोग नॉर्मल सी एक लुटेरों की टीम है। मिगुएल लगातार उन्हें सरेंडर करने के लिए कहता है। ने ये भी धमकी दी कि पुलिस ने बैंक को चारों ओर से घेर लिया है और उनको यहाँ से निकलने का कोई रास्ता ही नहीं है, पर इन्हें क्या पता, उनको प्लान तो कुछ और ही है। इसके बाद मारियो को एहसास होता है कि बैंक की छत पर पुलिस वाले पहुंच चुकी है। वो मिगुएल से फोन करके कहता है कि पुलिस को वहाँ से हटाने के लिए, अगर वो पुलिस वालों को वहाँ से नहीं हटाई तो मैं यहाँ अंदर सभी हॉस्टेज को मार दूंगा। ये सुनते ही मिगुएल ने पुलिस टीम को छत से हटा लेती है। पुलिस को वहाँ से हटने के बाद मारियो कमांडिंग ऑफिसर को वहाँ पर भेजने की मांग करता है, ताकि वो उससे नेगोशिएशन कर सके। अंदर हॉस्टेज की सुरक्षा की खातिर वो मान जाती है। तभी हम देखते हैं एक बुरी औरत को जो बैंक के अंदर बैठी रहती है, जिसका आज बर्थडे होती है, और जब मारियो को ये पता चलता है तो वो उसे बर्थडे विश करती है। साथ ही वो एक हॉस्टेज से चॉकलेट लेकर उस औरत को दे देती है। इसके बाद स्नाइपर जो उनके ऊपर नजर रखे होती है, वो चुपचाप सब कुछ देखती है, और उन्हें कुछ समझ नहीं आता था कि बैंक के अंदर हो क्या रहा है। इसके बाद मारियो ने बुरी लेडी को गेट के बाहर छोड़ देता है। तभी मारियो मिगुएल के पास फिर से फोन करता है और पूछता है कि कमांडिंग ऑफिसर अब तक क्यों नहीं पहुंची। इसके बाद वो कमांडिंग ऑफिसर के साथ मारियो के बात करवाती है। मारियो उसे उल्टा सीधा कहकर समय पास करने लगती है। इसके बाद मारियो कहता है कि मैं अपने लॉयर से बात करना चाहती हूँ। तभी पुलिस ऑफिसर उसके लॉयर के नंबर मांगती है। तभी मारियो एक हॉस्टेज के नंबर लेकर उसे दे देती है, जिसके बाद पुलिस ऑफिसर उस नंबर को फोन करता है। मारियो कॉल रिसीव करके आवाज बदलकर उसके साथ भी बात करती है। दरअसल वो टाइम वेस्ट कर रहा था, ताकि उसकी दोस्तों को तिजोरी खोलने के लिए और भी टाइम मिल सके। दूसरी ओर फर्नांडो और उसके साथी अब तक कई सारे पैसे और गोल्ड इकट्ठा कर लेती है। अब ये पूरी सामान को एक बैग में भर के सुरंग से नीचे अपने नाव में भरने लगती है। मिगुएल को अब शक होने लगती है, क्योंकि मारियो जिस वकील की नंबर उसे दिया था वो नंबर अब स्विच ऑफ आ रहा था। इसके बाद वो समझ जाती है कि इन्होंने बैंक से निकलने के लिए दूसरा रास्ता निकल लिया है। तभी उसकी नजर गटर की ढक्कन की ओर पड़ती है। तभी वो समझ जाता है कि वो नीचे के रास्ते से निकलने की तैयारी में है। इसके बाद फर्नांडो अपने सभी हथियार को बैंक में छोड़कर नीचे अपने नाव की ओर पहुंच जाती है। दरअसल इनके पास जितनी भी गन्स थी वो नकली होती है, क्योंकि फर्नांडो को लगता था अगर वो पकड़ी गए तो नकली गन को इस्तेमाल करने के कारण जज उनकी सजा कम कर सकती है। तभी बैंक के अंदर जितने भी होस्टेज होती है उन्हें पता चल चुके हैं कि लुटेरी यहाँ से भाग चुकी है। इसलिए वो अपने मोबाइल फोन से अपने रिलेटिव को बताती है कि वो अब सेफ है। तभी मिगुएल पूरी प्लान समझ चुका था। अपनी पूरी टीम को सुरंग के रास्ते से अंदर की ओर बढ़ने के लिए कहता है और खुद अपनी टीम के साथ बैंक के अंदर आ जाती है। दूसरी ओर हमें फर्नांडो और उसके साथियों को दिखाई जाती है जो अपनी बोट पर होती है। दरअसल उन्हें पता था कि पुलिस वालों को पता चल सकता है कि ये सुरंग के रास्ते से निकलने की कोशिश करेंगे, इसलिए पानी में एक छोटा सा डैम बना दिया था, ताकि पानी का बहाव दूसरी दिशा में बहने लगे और ये अपनी बोट से दूसरी तरफ निकल जाएंगी। जो उन्होंने इस रबड़ी को अच्छे से प्लान किया था। वही मिगुएल को एक सुरंग मिल जाती है और वहाँ पर एक बॉम्ब भी देखती है। तभी मिगुएल को पता चल जाता है कि सारे हथियार और बॉम्ब सब कुछ नकली था। अब बहुत देर हो चुकी थी, क्योंकि वो वहाँ से भाग चुकी है। इसके बाद उन्होंने इस्तेमाल हुए सारा सामान और गाड़ी को जला देती है, ताकि पुलिस के पास कोई सबूत न मिले, और टोरी के घर के अंदर गोल्ड और पैसा लेकर पहुंच जाती
जाती है। इसके बाद वो लोग चोरी के सारे सामान आपस में इक्वल होकर बांट लेती है और अब उन लोगों की जिंदगी बदल चुकी है। वो अब अमीर बन चुकी है और एक शानदार जिंदगी जी रहे थे। लेकिन एक दिन सेबेस्टियन की पत्नी को पता चलता है कि उसका किसी और लड़की से अफेयर चल रहा है। इस बात पे गुस्सा करते हुए वो पुलिस के पास चली जाती है और उन्हें बता देती है कि कई महीने पहले बैंक के अंदर जो रबरी हुई थी उस पे मेरे हस्बैंड भी शामिल थे। इसके बाद पुलिस सेबेस्टियन के साथ साथ उनके सभी साथी को पकड़ लेती है और उन्हें 7 साल के लिए जेल भी हो जाती है। पर क्योंकि उनके पास नकली हथियार थे और न ही उन्होंने किसी को नुकसान पहुंचाया है, इसीलिए उन लोगों को लंबी सजा नहीं होती। कई महीने के बाद फर्नांडो को छोड़ दिया जाता है। तभी उसे मारियो अपनी शानदार कार में लेने के लिए आती है और इसी के साथ ये मूवी यहाँ पर ही खत्म हो जाती है। तो दोस्तों कैसा लगा हमारी एक्सप्लेनेशन कमेंट करके जरूर बताना, सब्सक्राइब जरूर करना और हमारी नई चैनल को भी जरूर सपोर्ट करना। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।